Hello students, welcome again to Villa Pointer College online classes. How are you? I hope you all are very well. I am your bio teacher Prem sir. Dear student, today I will discuss the lesson number 5. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग साइंस पढ़ते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, उस साइंस में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन आप लोगों को पढ़ना है। उनमें से जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का, बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 से स्टार्ट है और इस लेसन नंबर 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन बेटे, अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो आप लोगों ने जीव विज्ञान का नाम सुना होगा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जूलॉजी। जूलॉजी की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं जोन्स। जोन्स मींस होता है एनिमल एंड लॉजी मींस होता है स्टडी, यानी कि इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। अगर हम जूलॉजी की बात करें, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी है आपके अरस्तु। वैज्ञानिक अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है और थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा गया है। हम इसी समय आपको बताना चाहते हैं कि जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु आपको मैं बताना चाहता हूँ जलीय जंतु होते हैं जो जल में रहकर जीवन यापन करते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं जो स्थल में रहकर जीवन यापन करते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो वायुवीय होते हैं, हवा में रहकर जीवन यापन करते हैं। कुछ जंतुओं को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने मेढक का नाम सुना होगा। मेढक ऐसा जंतु है जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रहकर जीवन यापन करता है। अब इस इंट्रोडक्शन यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, अगर हम जीवन की मौलिक इकाई की बात करें, सबसे पहले बात आती है सजीव और निर्जीव। सजीव बेटे किसे कहते हैं? सजीव का मतलब होता है जो चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। जीवों में गति होती है, यानी कि जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं, जनन करते हैं, श्वसन करते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं, वृद्धि भी होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सजीव गति करते हैं, निर्जीव में भी गति होती है, लेकिन निर्जीव में गति बाह्य शक्ति के द्वारा होती है, यानी कि उनको किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। सपोज कर लीजिए कि ये बुक है और इस बुक को ए स्थान से लेकर के इस बी स्थान पहुंचाया गया, तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया गया है, उनको माध्यम के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं जनन। बेटे जनन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब जीव जंतु जनन की क्रिया करते हैं तो अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेशन। बेटे रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो श्वसन का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव जंतु श्वसन की क्रिया करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। केवल रात में आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और इसी प्रकार से दिन में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया आपका श्वसन। इसके बाद हम बेटे बात करते हैं वृद्धि। आप लोगों ने देखा होगा वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। आपने देखा होगा जैसे छोटा सा ये बीज है, इस बीज को जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो इसमें दो प्रकार का अंकुरण होता है। एक नीचे की ओर जाता है जो जड़ तंत्र बनाता है, और एक परो मींस होता है पृथ्वी के ऊपर का भाग, और धीरे धीरे ये ग्रोथ करके नए पौधे को जन्म देता है।
जिससे पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया सजीव के लक्षण। अब हम निर्जीव की बात करते हैं, जिसे नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। तो नॉन लिविंग की अगर हम बात करें बेटा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि नॉन लिविंग का मतलब होता है जो सजीव के अनुसार कार्य नहीं करती, यानी कि श्वसन की क्रिया नहीं होती है, ना तो संतान को उत्पन्न करते हैं और ना ही गति होती है, बल्कि गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होती है। अब सजीव और निर्जीव के बाद हम बात करेंगे कोशिका, सेल। आपको मैं बताना चाहता हूं सेल, जैसे आपने देखा होगा सेल का मतलब होता है कोशिका, और जो कोशिका होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बेटे इसमें जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो आग्र होता है, आग्नेय होता है, प्रिमिटिव होता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो मैं अब आपको कोशिका के बारे में बताएंगे। अगर हम प्यास की झिल्ली लें, आपको प्यास आपने देखा होगा, अगर हम छोटी सी प्यास की झिल्ली को लें और उसे सूक्ष्मदर्शी में अगर देखते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा। अगर बेटे केंद्रक नहीं होगा तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण नहीं होगा, यानी कि केंद्रक का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा में जो न्यूक्लियस होता है, इस केंद्रक के अगर छोटे छोटे भाग कर दिए जाएं और प्रत्येक छोटे से टुकड़े से नए अमीबी का निर्माण हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, यानी कि अमीबा के माध्यम से नई अमीबी का निर्माण हो जाता है। तो ये था आपका कोशिका। अब बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा होगा केंद्रक का नाम सुना है, केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की अगर बात करें बेटा तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। केंद्रिका की अगर हम बात करें तो बेटा केंद्रिका की खोज की है वैज्ञानिक फोंटाना। किसने की? फोंटाना। अब इनकी केंद्रक के अंदर बेटा पाया जाता है गुणसूत्र। अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो स्ट्रास बर्गर ने। अब आपने गुणसूत्र को देखा होगा, जैसे मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा वैसे 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, यानी कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं, प्रत्येक कोशिका में बराबर होते हैं, और 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करता है। इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए, चूंकि जीवन की मौलिक इकाई से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है वो कोशिका की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेल्स होती हैं, प्रत्येक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। अगर हम कोशिका का डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सेल्स है, और इस प्रत्येक कोशिका के अंदर आपने देखा होगा ये केंद्रक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर ये गालजिकाएं पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर गुणसूत्र है, केंद्रिका है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, हरित लवक है। आज ध्यान इसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, इसे एंडोडर्मिस, ये है गोल्गी बॉडीज, इसे कहते हैं ER, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। अब चूंकि बेटे आप लोगों का कोविड-19 के कारण जो है ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको जो भी समझा रहा हूं इसको आप लोग समझते रहें, और मैं पीडीएफ भी इसकी भेजूंगा, उसको आप लोग फेयर में कंप्लीट करते रहें। चूंकि ऑनलाइन के अतिरिक्त कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिससे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ाई जा सके, इसलिए आप लोग इसको मन से पढ़ते रहें और घर में लिखते रहें। अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट्स होता है तो आपको जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आप पूछते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।